फंडामेंटल राइट हमने पढ़ा कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है। हमने पढ़ा कि फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में क्यों आया, फंडामेंटल राइट का ऑब्जेक्टिव क्या था। और हमने यह समझा कि हमारे फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 दिया हुआ है, आर्टिकल 12 है। आर्टिकल 12 का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है। आर्टिकल 12 का मतलब है कि हमारी जो स्टेट है उसको डिफाइन किया हुआ है, हमारी स्टेट का कंपोजिशन कैसा है उसको डिफाइन किया हुआ है आर्टिकल 12 में। हमने जब इससे आगे बढ़े तो हम यह आर्टिकल 13 को समझे। आर्टिकल 13 में यह बोला हुआ है कि मान लो पार्लियामेंट का मूड जो कभी खिसक गया, पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बना दिया जो हमारी एफआर को वायलेट करने लगा, जो हमारी एफआर को वायलेट कर रहा था, तो उस केस में हमारे पास जिस व्यक्ति का, जिस ग्रुप का एफआर वायलेट हो रहा है तो उस व्यक्ति का क्या राइट होगा और उस पार्लियामेंट्री लॉ का क्या होगा। दो पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखने हैं कि अगर मान लो कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया है, अब पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया तो चलो ठीक है, पार्लियामेंट ने ओके बोल दिया, पार्लियामेंट दोनों हाउस से पास हो गया, फिर प्रेसिडेंट साहब के पास गया, वहां से भी पास हो गया, वो एक्ट बन गया। अब उस लॉ ने, उस कानून ने किसी एफआर को वायलेट करना शुरू कर दिया। जैसे ही उस कानून ने किसी एफआर को वायलेट करना शुरू कर दिया तो वो व्यक्ति क्या करेगा, उस व्यक्ति के पास क्या राइट है कि वो अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सके, अपने अधिकारों की सिक्योरिटी के लिए वो उस व्यक्ति को किन अधिकारों, उस व्यक्ति के पास कौन से अधिकार हैं कि वो अपने अधिकारों का संरक्षण कर सके। और दूसरा ये है कि अगर मान लो कि एफआर के साथ हमारी पार्लियामेंट्री लॉ का कोलैप्स हो जाता है, हमारी पार्लियामेंट्री लॉ का और एफआर का दोनों का झगड़ा होता है, दोनों जब वो स्ट्रगल करते हैं तो उस स्थिति में पार्लियामेंट्री लॉ सरवाइव करेगा या हमारी एफआर सरवाइव करेगी। तो बेसिकली आर्टिकल 13 यही बताता है हमें कि हमारी जो पार्लियामेंट्री लॉ है और हमारी जो फंडामेंटल लॉ है, फंडामेंटल राइट है, अगर इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमारी फंडामेंटल राइट ही विन करेगी। हमारी जो पार्लियामेंट्री लॉ है वो नीचे चली जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वो हमारी जो एफआर है वो बहुत ही, उसकी जो दर्जा है ना वो बहुत ही ऊपर है, और हमारी पार्लियामेंट्री लॉ है उसके उसके अगर उससे कंपेयर करेंगे तो फिर वो बहुत ही बहुत ही छोटी है, उसका जो महत्व है इसके इसके तुलना में कम है। पार्लियामेंट्री लॉ का महत्व है लेकिन एफआर से अगर इसका महत्व किया जाए तो एफआर जरूरी है, पार्लियामेंट्री लॉ भी जरूरी है, लेकिन अगर दोनों कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो एफआर ही जीतेगा। हमारी आर्टिकल 13 ही बताता है यह। फिर हमने आर्टिकल 14 के बारे में स्टडी किया। आर्टिकल 14 में हमने स्टडी किया कि जो कानून है हमारे, कानून की दृष्टि में सभी समान होंगे। कानून ऐसा नहीं करेगा कि कानून यह देखेगा कि कौन सा रिलीजन है, कौन सा कास्ट है, तो उस बेसिस पे डिफरेंशिएशन करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, तो कानून यह नहीं देखेगा। कानून की दृष्टि में अगर कोई भी अमीर आ गया, कोई गरीब आ गया, कोई फटीचर आ गया, फटीचर मतलब कि अब ठीक है, अब समझ लीजिए आप लोग कि मतलब कि फटीचर नहीं, ये सब नहीं ऐड करते हैं, सॉरी, हम ये ऐड करते हैं कि मान लो कि कोई एक गरीब आ गया, कोई एक रईस आ गया, ठीक है, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, किसी के पास बहुत कम पैसे हैं, तो उस स्थिति में क्या कानून को दोनों के साथ विभेद करना चाहिए, दोनों के साथ डिफरेंशिएट करना चाहिए। तो ये सभी आर्टिकल 14 में बताया हुआ है, कानून की दृष्टि में सभी समान होंगे, ठीक है। दो इसमें दो कैटेगरी की हुई है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये दो कैटेगरी की हुई है, आर्टिकल हमारे 14 में की हुई है, ठीक है। आर्टिकल 14 तक हमने कल की क्लास में स्टडी कर लिया था। कल की क्लास में हमने समझ लिया था कि आर्टिकल 14 तक हमने किस तरीके से क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, और आज हमने उसको रिवाइज भी कर लिया। अब हम आते हैं आज की क्लास पे, आर्टिकल 15 के बारे में समझते हैं। आर्टिकल 15 बेसिकली यह बताता है कि भेदभाव निषिद्ध होगा। आर्टिकल 15 स्टेट shall not discriminate बच्चों।
इस पे ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 15 में जो दिया हुआ है, आर्टिकल 15 में यह दिया हुआ है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, विभेद नहीं करेगा, ठीक है, भेदभाव नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ caste, on the basis of sex, on the basis of place of birth, सरकार इन आधारों पे किसी भी नागरिक के साथ, ध्यान यह रखना है कि यह नागरिकों के लिए है, सरकार इन आधारों पे किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। हमारे आर्टिकल 15 में दिया हुआ है कि सरकार इन आधारों पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, और वो किसी कौन है, किसी है हमारे नागरिक हैं, ठीक है, हमारे जो नागरिक है उनके साथ हमारी राज्य भेदभाव नहीं करेगा, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने यह समझ लिया कि आर्टिकल 15 में दिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हुए ये समझते हैं कि मान लो कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है और आप कहीं रेस्टोरेंट में गए और उसका ओनर यह जान गया कि आप उस कास्ट के नहीं हो जिस कास्ट का वो है, और आप जिस कास्ट के हो उससे उसको वो हेट है, उसको वो पसंद लाइक नहीं करता है, तो क्या वो अपने रेस्टोरेंट में आपको आने से, एंट्री करने से रोक सकता है, जाने से रोक सकता है, क्योंकि आप उस कास्ट के हो जिससे वो हेट करता है, जिसको वो लाइक नहीं करता है। तो ये हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 2 बताता है कि क्या करेगा वो ओनर। अगर आप पब्लिक प्लेस पे जा रहे हो और आपको कुछ कुछ क्षेत्रों के आधार पे, कुछ नियमों के आधार पे अगर भेदभाव किया जा रहा है, कुछ बेसिस के आधार पे भेदभाव किया जा रहा है, तो हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 2 यह बताता है कि क्या करना है। अब जैसे मान लो आर्टिकल 15 क्लॉज 2, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 यह बताता है कि जो भी लोग हैं उनके साथ सार्वजनिक जगहों पे, जैसे स्नान घाट हुआ, कुआं हुआ, पब्लिक प्लेस हुआ, रेस्टोरेंट हुआ, इन जगहों पे, सार्वजनिक जगहों पे कोई भी व्यक्ति उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है सार्वजनिक जगहों पे, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 2 ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा सार्वजनिक जगहों पे, ठीक है, सार्वजनिक जगहों पे भेदभाव नहीं। आपको की टर्म पकड़ना है, अगर आप की टर्म पकड़ लोगे तो पूरा मूल समझ जाओगे आप। सार्वजनिक जगहों पे भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं। अब जैसे एग्जाम्पल और ले ले, और कुछ समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मान लो कि आप जो है वो नीची जाति की हो और कोई भी व्यक्ति एक नीच जाति का, लोअर कास्ट का है, एक व्यक्ति जो है वो लोअर कास्ट का है और कई व्यक्ति जो उसको देख रहे हैं कि इसके जो टाइमिंग क्या है, ठीक है। अब उनको जैसे ही पता चला कि लोअर कास्ट का जो व्यक्ति है वो हमारी सड़क से जो वो क्रॉस कर रहा है, तो हम उसकी शक्ल भी नहीं, उसका चेहरा, उसकी शैडो भी नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि हम अपवित्र हो जाएंगे। हम लोअर कास्ट को जो है वो लोअर कास्ट को अपने जैसा इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं। तो ये आर्टिकल 15 क्लॉज 2 का उल्लंघन है, ठीक है। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 का उल्लंघन है कि आप जो है वो किसी के साथ भेदभाव कर रहे हो, भेदभाव तो कर रहे हो आप। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 2 का उल्लंघन है, आप किसी को सार्वजनिक जगहों पे जाने से नहीं रोक सकते हो। तो एक तरीके से ये भेदभाव ही तो कर रहे हो ना आप। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में ये बेसिकली ये बताया हुआ है कि सार्वजनिक जगहों पे किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकता है। अब हम आर्टिकल 15 क्लॉज 3 पे आते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए राज्य को ऐसा लगा कि महिलाओं की स्थिति हमारे जो देश में बहुत ही खराब हो रही है, बालकों की स्थिति बहुत ही खराब हो रही है, वो मोबाइल में लगे हुए हैं, दिन भर मोबाइल में लगे हुए हैं, दिन भर लगे हुए हैं, दूसरा कोई काम ही नहीं उनको बचा हुआ है।
तो सरकार को जब ऐसा फील होगा कि सरकार ये सोचेगी कि बच्चों का भविष्य जो है वो बहुत ही खराब हो रहा है, बच्चों का जब भविष्य खराब हो रहा है, महिलाएं जो है वो अपनी इच्छा अनुसार जॉब नहीं कर पा रही हैं, न ही कोई ऐसा काम कर पा रही हैं जिससे उनका डेवलपमेंट हो, जिससे उनका ग्रोथ हो, तो सरकार इन मामलों में कुछ एक्स्ट्रा प्रयास कर सकती है, कुछ प्रयास कर सकती है। सरकार के पास यह पावर है कि वो महिलाओं के लिए, सरकार के पास यह पावर है कि वो बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकती है। वो हमारे आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में दिया हुआ है। सरकार आज चाहे तो सरकार महिलाओं के लिए, सरकार बच्चों के लिए कुछ भी कानून बना सकती है जिससे उनकी ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 किन लोगों के लिए? महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए। ध्यान रखना है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 हमारा बात करता है हमारी महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, हमारे देश की महिलाओं के लिए और हमारे देश के बच्चों की बात करता है कि इनका जो वेलफेयर होना चाहिए। ये अगर किसी भी मामले में पीछे रह गए हैं तो इनको और हेल्प करनी चाहिए ताकि ये और बेहतर कर सकें। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 यही बात करता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 वैसे भी हमारे देश में महिलाओं को देवी के रूप में माना जाता है, तो अब उनकी स्थिति खराब रहेगी तो कैसे काम चलेगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 यही बात करता है कि हमारे देश में महिलाओं की जो स्थिति है वो बेहतर हो, महिलाओं की स्थिति, महिलाओं और बच्चों के लिए। विशेष प्रावधान। महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य चाहे तो विशेष प्रावधान कर सकती है। ठीक है, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 यही बताता है हमें। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 अब यह आता है कि मान लो कि कोई भी व्यक्ति है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का हो, तो उसके लिए भी सरकार प्रयास करेगी। मान लो कि कोई भी व्यक्ति है, एससी का है, एसटी का है, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमी का जो वो इकोनॉमी नहीं मेंशन की हुई है, यहाँ पे यह मेंशन किया हुआ है कि वो व्यक्ति जो एससी है, एसटी है और बैकवर्ड क्लास है, लेकिन वो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो उसके लिए सरकार प्रयास करेगी, एक्स्ट्रा प्रयास करेगी। यहाँ पे इकोनॉमी का मेंशन नहीं हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति एससी का है, एसटी का है, तो उसकी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए सरकार प्रयास करेगी। कोई भी व्यक्ति मान लो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, एससी, चाहे वो एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे बैकवर्ड क्लास हो, तो उसके लिए सरकार प्रयास करेगी। अब ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि सरकार उन लोगों के लिए प्रयास करेगी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होंगे, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होंगे और वो बैकवर्ड क्लास के होंगे, वो एससी के होंगे, वो एसटी के होंगे, ये मेंशन नहीं है आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में। ठीक है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में यह मेंशन है कि जो बैकवर्ड क्लास है, बैकवर्ड क्लास, एससी एंड एसटी, ये तीनों का इसमें जिक्र किया हुआ है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में जिक्र किया हुआ है कि अगर ये तीन हैं और ये शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो सरकार इनके लिए एक्स्ट्रा प्रयास करेगी। तो बेसिकली मतलब ये है कि इकोनॉमी का मेंशन नहीं है, सामाजिक रूप से पिछड़े होने चाहिए। सरकार आर्टिकल 15 क्लॉज 4 का यूज कर रही है अगर, तो यह समझ जाना चाहिए कि जो सरकार अगर इस चीज का यूज कर रही है तो समझ जाओ कि एससी और एसटी और ओबी और बैकवर्ड क्लास के लिए वो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से वो पिछड़े होंगे, तभी सरकार प्रयास कर रही है, आर्टिकल 15 का तभी यूज कर रही है कि जब सामाजिक रूप से और
शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए होंगे, तब जाके सरकार आर्टिकल 15 क्लॉज 4 का यूज करेगी। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान यह देना कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 संविधान में नहीं था, इसको संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया। इस संविधान संशोधन का नाम था पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। पहले संविधान संशोधन द्वारा इसको ऐड किया गया था। हमारे संविधान में, हमारा जब संविधान लागू हुआ तब ये संविधान नहीं था। संविधान के लागू होने के बाद संविधान संशोधन हुआ और संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे फंडामेंटल राइट में इसको ऐड किया गया था, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को ऐड किया गया था। अब अगला जो आर्टिकल है हमारा, हम जो पढ़ेंगे आर्टिकल को, वो आर्टिकल है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आर्टिकल रिजर्वेशन की बात करता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 5, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 ये बात करता है कि जो भी बैकवर्ड क्लास हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए होने चाहिए, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए होने चाहिए। ठीक है। और उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सरकार रिजर्वेशन देगी। ठीक है। रिजर्वेशन की सहायता करेगी, रिजर्वेशन सरकार प्रदान करेगी। तो इस स्थिति में आर्टिकल 15 क्लॉज 5 ये बताता है कि सरकार प्रोवाइड करेगी उन लोगों को रिजर्वेशन इन एंट्री लेवल, और कहाँ पे, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। 15 क्लॉज 15 क्लॉज 5 में रिजर्वेशन की बात है। रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 इज टॉकिंग अबाउट रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 हमें बताता है, हमें जगह के बोलता है कि देखो, अगर तुम इस कैटेगरी में आते हो तो इस कैटेगरी में सरकार विशेष प्रावधान करेगी, सरकार तुम्हारी हेल्प करेगी, सरकार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एंट्री लेवल पे तुम्हारी हेल्प करेगी। ठीक है। सरकार एंट्री लेवल पे हेल्प करेगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। और वो कौन लोग होंगे? वो होंगे बैकवर्ड क्लास, वो होंगे सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग, वो होंगे शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग। आर्थिक का यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अगर पिछड़े हुए लोग हैं, पिछड़े बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, तो उनको सरकार एंट्री लेवल पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हेल्प करेगी। ठीक है। तो हमारा जो वो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में यह मेंशन है। ठीक है। अच्छा, अब ये ध्यान देना है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 5 भी हमारे संविधान संशोधन द्वारा ऐड हुआ है, और वो संविधान संशोधन है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 में। 2005 में संविधान संशोधन हुआ, और 2005 में जब ये संविधान संशोधन हुआ तो इसको संविधान में ऐड कर दिया गया था। ठीक है। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ। ठीक है। तो दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।